In this video, we will discuss about the charge distribution, or we can say the distribution of charges. Then there are three distribution of charges. One is linear charge distribution, and there is surface charge distribution, and third one is वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखो बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या होता है. व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, या कह सकते हो किसी वायर है, कोई वायर है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में अगर मान लीजिए आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट्स कंसीडर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and the length of the wire is here. If q amount of charge is distributed on the wire having length L, so here will be linear charge density lambda, which will be represented by lambda. ये क्या होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ. यानी कि यहाँ पे हमें मिल गया लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ. दूसरा हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along a यूनिफॉर्म एरिया, किसी भी एरिया में अगर मान लीजिए जैसे 4 सीट हमने लिया, स्फेरिकल सेल भी ले सकते हो, कोई भी एरिया पर अगर मान लीजिए हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पर हमारा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होगा हमारा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, विच इज़ कॉल्ड सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन. देखो अगर आपका वायर है, वायर के अगर एरिया की बात करो तो एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया. अगर आप 4 सीट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप एरिया ऑफ दिस सीट मीन्स इफ़ दिस इज स्क्वायर सीट देन साइड का स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा. अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो 4πr स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा. मीन्स यह एरिया डिपेंड करता है इसके शेप पर. नेक्स्ट वो क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इन द केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम. जैसे मान लीजिए हमारा स्फीयर है, स्फीयर के वॉल्यूम के अलॉन्ग हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इसका वॉल्यूम है हमारा v. सो द चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर क्या मिल गया हमें रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स it measures the total number of electric field line passes through a surface area perpendicularly. It measures the total number of electric field lines passes through a surface area perpendicularly, या कह सकते हो normally. Consider this is electric field passing through an area. सपोज कर लेते कि यहाँ पे हमने एलिमेंट्री लिया ds, एलिमेंट्री एरिया ले लिया ds, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो इस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई डी फाई विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ds एरिया के लॉन्ग अगर तुम निकालते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो डी फाई विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ डी फाई विल बी इक्वल टू द ई डॉट ds, and on integrating both side phi e is equals to integral of closed integral of e vector e dot ds. अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में ना लिख करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या phi e is equals to, देखो डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e ds cos थीटा. Here will be some cases. Case 1 is equals to इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अगर सपोज करो थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है तो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस. क्यों? क्योंकि हमारा कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो मिल जाएगा आपको फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. केस 2 देखो, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0. यहाँ पे हमारा फ्लक्स मिल जाएगा 0. 0 क्यों हुआ? क्योंकि cos 90 का वैल्यू होता है 0. सो इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू ऑल्सो 0. और केस थर्ड देखिए क्या है. केस थर्ड इफ
थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, और cos 180 का वैल्यू होता है -1, यानी कि यहाँ पे सामने क्या आ जाएगा हमारा माइनस का सिंबल आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इन द फ्री स्पेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम ऑफ द 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज। यानी कि कह सकते हो क्या, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस ने यही बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस में, सपोज कर लो कि हमारा Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर इनक्लोज्ड है विथ अ स्फीयर, इस स्फीयर में हमारा Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसके सेंटर पर कह सकते हो इनक्लोज्ड है। तो इस कंडीशन में अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू द 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज के बराबर आएगा। यानी कि मिल जाएगा आपको क्या, फाई ई इज इक्वल्स टू, हम जानते होता है फ्लक्स बराबर कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये चीज बोलते हैं ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते थे, इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज। अब देखो इसको हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पे, कंसिडर Q अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ स्फीयर, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी टेक एन एलिमेंट्री एरिया DA या DS मान लेते हैं, हमने यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया लिया DS ले लिया, यहाँ पर देखो इसका रेडियस है R। इस कंडीशन में हमें यह फाइंड करना है कि जो इसका टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज। यह चीज़ हमें पता करना है। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो जरा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, और जो हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये हमारा एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे सपोज करो हम इस बोर्ड की बात करते हैं तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे। तो सेम वे में यहाँ पर देखिए हमने एलिमेंट्री एरिया लिया DS, एलिमेंट्री एरिया के परपेंडिकुलर हमने इसका डायरेक्शन बना दिया एरिया का, देखिए n कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम वे में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। तो इन दिस केस E इंटू डी एस कॉस थीटा, देखो थीटा का दोनों के दोनों एंगल सेम है, सॉरी दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पर हमारा कॉस थीटा, थीटा के प्लेस में कितना आ जाएगा 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो थीटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में मिल जाएगा हमें क्या, फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। अब देखो ई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं ds को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, इस पूरे स्फीयर का एरिया मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिलेगा, एंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4πr²। So here r² will be cancelled by r² and 4π will be cancelled by 4π and we will get Q/ε0। यही चीज़ मैं प्रूव करना था कि किसी भी चार्ज को अगर हम सरफेस एरिया के थ्रू इनक्लोज्ड कर भी इक्वल टू द 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज, यानी कि इसका जो फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम होगा किसके, टोटल चार्ज के। देखो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे NCERT में दिए हुए हैं, हम इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि अगर सपोज कर लो कि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एलोंग ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर हुआ है। देखिए कैसे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ
एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग करते हैं व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। किसी भी वायर पे अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, अगर उनमें मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा एक वायर है जिसका इनफाइनाइट लेंथ है, इसमें क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस चार्ज के जरिए हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस कंडीशन में देखो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर वी विल टेक अ गॉसियन सरफेस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा गॉस थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम एक क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लीकेबल होता है। देखो जो गॉस थ्योरम के थ्रू आपने जो निकाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, जिसका वैल्यू आया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल इसका जो टोटल फ्लक्स होगा इट विल बी इक्वल्स टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द टोटल चार्ज। तो अब देखो यहाँ पर हमने चार्ज ले लिया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो किसके लिए है ये जो फार्मूला आया, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है। अगर क्लोज सरफेस के थ्रू अगर हमारा चार्ज इनक्लोज नहीं है तब यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वी टेक अ गॉसियन सरफेस। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, गॉसियन सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस। देखो यह गॉसियन सरफेस से जरूरी नहीं है सिलेंड्रिकल ही हो, वो डिपेंड करता है हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहाँ पर हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस को एक सिलेंड्रिकल लिया, क्योंकि सिलेंड्रिकल इसके लिए गॉसियन सरफेस सूटेबल होगा। अब जरा देखो, अगर हम बात करें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि सपोज कर ले हमारा सिलेंडर है तो सिलेंडर के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करो तो कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी कह सकते हो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेम कंडीशन में अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो इधर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया के जो हमारा सरफेस एरिया इसके परपेंडिकुलर, यानी कि यह देखो इस सरफेस के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और इधर भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो कि दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। एक और देखिए, हम जानते हैं कि दो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर तो हमने निकाला है, तीसरा एक इसका कर्व सरफेस एरिया भी होता है। तो कर्व सरफेस एरिया पर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया ds, यहाँ पर हमने एलिमेंट्री एरिया लिया ds। देखिए यहाँ पर इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। इसका रेडियस हमने कंसिडर कर लिया r। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया, इंटीग्रल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और ये देखो ई डॉट डी एस जो होगा हमारा, यहाँ पर कितने सारे फ्लक्स हमें दिखाई दे, एक यहाँ पर, एक इधर और एक इधर, यानी कि टोटल लिख सकते हो क्या, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। यहाँ पर देखो एंगल कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री का, तो कॉस 90 हो जाएगा, ई इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री, प्लस इस केस में देखिए क्या है, इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, यहाँ पर भी cos 90 है, एंड हियर इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस cos 0 डिग्री है। देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेते हैं ds, तो इस कंडीशन में हमें मिल जाएगा इंटू डी एस कॉस 90 फ्लक्स, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या फ्लक्स मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ इंटू डी एस, यहाँ पर हमने छोटा सा एरिया कर लिया एलिमेंट्री एरिया, तो मिलेगा क्या, इंटू डी एस कॉस 90, और इस कंडीशन में क्या मिल गया, इंटू डी एस कॉस 0। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी cos 90 है, यानी कि ये भी वैल्यू पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। यहाँ पर है आपका cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। सो वी कैन राइट, ये पूरा वैल्यू टर्म हमारा 0 हो गया, बचा क्या, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस
cos 0 और cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसलिए हम सिर्फ लिख लेते क्या, इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस। तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम the total flux will be always equals to the q upon epsilon naught. Total flux will be always equals to the q upon epsilon naught. So here E integral of ds will be equals to, देखिए यहाँ पर टोटल हमने फ्लक्स निकाला है तो आया था क्या, E इंटू डी एस कॉस 0 आया था, तो cos 0 का वैल्यू हो गया 1, इसलिए हमने लिखा E इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस, इट इज इक्वल्स टू द q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो वी विल गेट E, देखो जरा ds को इंटीग्रेट करोगे, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया को लिया है यहाँ पे, क्योंकि 0 डिग्री किस पर आ रहा था, कर्व्ड सरफेस एरिया पर आ रहा था, तो ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू, सपोज दिस लेंथ इज l, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई r l। कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया हमें क्या, 2 पाई r l, इट इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि जब भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लेमडा, एंड लेमडा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर एट द प्लेस ऑफ q वी हैव रिटन हियर लेमडा इंटू एल। हियर लेंथ इज कैंसिल बाई लेंथ, सो E इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 pi epsilon naught into r. Then here we will get E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught into r. From this equation we can say that E will be inversely proportional to the radius of this cylindrical surface. So here the graph of E and r will be inversely proportional, therefore it will go in downward direction. Now our second topic of application of Gauss theorem. Now second application of Gauss theorem is what? The field due to thin infinite charge sheet. The field due to thin infinite charge sheet, field due to a thin infinite charge sheet. In this case let us consider a charge sheet having q amount of charge is distributed along its surface area. Here q amount of charge is distributed, q amount of charge यहाँ पे देखो distributed है, and we wish to find the flux, the field of this चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस कंडीशन में देखो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल टेक 2 गॉसियन सरफेस, 2 सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस देखो लेना पड़ेगा हमें, 2 सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, यानी कि यहाँ पर देखिए ऐसे 2 सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया। अब कहोगे कि 2 सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों लिया, सपोज कर लो कि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक प्लेन है जिस प्लेन पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस कंडीशन में आप निकालना चाहते हैं टोटल फील्ड को, तो इधर से 2 गॉसियन सरफेस, एक इधर से सिलेंडर हो गया, एक इधर से, इन दोनों को ऐसे हमने, ये हमारे बीच में पेपर है और ऐसे ला करके हमने इसको दोनों को कवर कर दिया। तो देखो अब क्या है कि इन दोनों सरफेस के अंदर भी तो कुछ एरिया इनक्लोज्ड हो गया या कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड हो गए। इस कंडीशन में देखो जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, देन वी विल गेट हियर, जरा देखिएगा इधर क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जैसे हमारा प्लेन हो गया, प्लेन शीट, इस प्लेन शीट के पर ऐसे कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। सेम कंडीशन में इधर भी जो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा, ऐसे इस वे में कुछ आउटवर्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया हमारा। अच्छा, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे देखो जो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा किधर होगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है हमेशा सरफेस के, ऐसे इधर भी होगा सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो इस कंडीशन में हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इधर होगा, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 बनेगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि हमारा जो नेट फ्लक्स होगा विल इक्वल्स टू 0 इस केस में।
और इस केस में भी हमारा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। सो हियर फ्लक्स विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds बराबर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो here we have seen that the surface area of this part is A and also this part of area A। तो इस कंडीशन अगर दोनों का एरिया A है, वहाँ पर जब एलिमेंट्री एरिया था तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता था, यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री एरिया नहीं है, एरिया पूरा गिवन है, A एरिया गिवन है, तो इस कंडीशन में लिख सकते हो क्या E इंटू ए, यानी कि आपका पहला φ1 बराबर क्या मिलेगा, φ1 बराबर E इंटू ए मिल जाएगा, and also phi2 is equals to E into A। Now total flux will be equals to phi1 plus phi2। Here phi1 is equals to E into A plus phi2 is equals to E into A। So total flux is equals to 2 into E into A, and according to this first equation total flux will be equals to the 1 upon epsilon naught time of the total charge। So from first equation 2E into A will be equals to Q upon epsilon naught, and as we know that the surface charge, in the case of surface charge distribution there will be a surface charge density which is called sigma, and sigma is equals to charge per unit area। Here the value of charge will be equals to the sigma into A। So at the place of Q we can write sigma into A divided by epsilon naught। इस 2 into A को इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा आपका 2 into A, एरिया इज कैंसिल्ड बाई एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, सो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दिस केस व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस एरिया द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमें यह चीज़ दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं भी आर का जिक्र, डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया गया है। सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द distance from that charge sheet। And the third application of Gauss theorem is the field due to uniformly charged thin spherical cell। यानी कि कोई thin spherical cell है, इस thin spherical cell के जरिए, एक चार्ज thin spherical cell है, इसमें चार्ज Q amount of charge distributed है, इसके जरिए आपको पता करना है टोटल फील्ड। देखो टोटल फील्ड निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर फ्लक्स निकालना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो हम जानते हैं फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द टोटल, या तो ऐसे कर सकते हो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द टोटल चार्ज। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। देखो इस जो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, इस स्फेरिकल गॉसियन ये हमारा ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है स्मॉल आर है। तो यहाँ पर देखो क्या है, हम निकालते हैं पहला आउटसाइड पे जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आउटसाइड ऑफ द दिस सेल, जो हमारा अंदर इंटरनल सेल है जहाँ पर चार्ज Q अमाउंट ऑफ चार्ज जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके थ्रू हम निकालते हैं टोटल फ्लक्स आउटसाइड ऑफ द दिस सेल। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर टेकन अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और इस कंडीशन में अगर हम टोटल सरफेस पे निकालना चाहते हैं फ्लक्स, तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट्री एरिया ले लिए ds, और इस ds का जो डायरेक्शन होगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है,
यहाँ से हमारा जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है, और जो आपका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम है। सो आउटसाइड पे अगर आप निकालते थे, यहाँ पर जरा देखो, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल आर रेडियस है, ये वाला रेडियस इस कैपिटल आर के अपेक्षा बड़ा है। सो एज वी नो दैट, या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, एज वी नो दैट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो कॉस 0 बराबर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन और टाइम ऑफ द टोटल चार्ज। सो E integral of ds will be equals to the q upon epsilon naught. As we know that when we integrate this surface area, this elementary surface area, we will get the area of this whole sphere. इस पूरे जो आउटर स्फीयर है, जिसको हमने गॉसियन सरफेस के तौर पर लिया है, इस पूरे गॉसियन सरफेस का हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना आएगा आपका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। स्मॉल आर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना है, क्योंकि हमने जो ds को इंटीग्रेट किया वो किस पे है, स्मॉल आर वाले रेडियस पर है, इसलिए मिल गया आपको क्या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो जब भी हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस कंडीशन में हमारा चार्ज डेंसिटी होता है क्या, सिग्मा। चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इनटू एरिया। और देखो जरा एरिया कितना आएगा हमारा, इसका एरिया निकालो, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, क्योंकि ये भी हमारा स्फेरिकल सेल है। और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहाँ हुआ है, इस कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर पे। सो द एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो इसको कहाँ से हमने लिखा, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर एरिया कितना होगा हमारा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर चलो एरिया लिख देते हैं बस, यहाँ पे हमारा आ गया चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई इज कैंसिल्ड बाई 4 पाई, सो ई विल बी इक्वल्स टू द सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। अब अगर सपोज कर लो सरफेस पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर निकालने के लिए ज़रा देखिए यहीं पे सेम, यहीं पे देखो, अगर सरफेस पर निकालते हो तो जो आपका कैपिटल आर है, कैपिटल आर विल बी इक्वल टू द स्मॉल आर, क्योंकि इसके केस में हमारा जो गॉसियन सरफेस वो कहाँ होना चाहिए, सरफेस पे, और जब सरफेस पे होगा तो हमारा स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिख सकते हो क्या, एट सरफेस और स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपन, देखो यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्मॉल आर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कैपिटल आर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर। हियर कैपिटल आर स्क्वायर विल बी कैंसिल बाई आर स्क्वायर एंड वी विल गेट ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी at the surface of this spherical cell, electric field at the surface of this spherical cell। अगर किसी ऐसे पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो विच इज इनसाइड ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, यानी कि अगर सपोज करो इसके अंदर कोई स्फेरिकल सेल हमने बनाया यहाँ पे एज ए गॉसियन सरफेस, और इधर कहीं पे आप निकालना चाहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो टोटल इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर देयर इज नो एनी चार्ज, तो कह सकते जब यहाँ पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सो हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। मीन्स व्हाट, इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है, सो यहाँ पे हमारा फ्लक्स जो है हमारा 0 है, सो कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, जब चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये रहा हमारा थर्ड एप्लीकेशन। तो अकॉर्डिंग टू NCERT वी हैव कवर्ड all topics of this chapter, and now after this video we will discuss about the numerical of this chapter। तो दोस्तों मैं अगले अपने लेक्चर में आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द, और जिसमें NCERT का चैप्टर फर्स्ट सारा का सारा न्यूमेरिकल होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड ring the bell icon। Thank you guys।